कि उन्होंने बोला कि भई उनके पिताजी चाहते थे कि अपना अपील करें, लेकिन भगत सिंह तो अपील करने के पक्ष में नहीं थे। अब आपको यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा, एक बारीक अंतर आ जाएगा। एक तो वो पक्ष कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? ये बड़ा एक कॉमन सा प्रश्न है और आप में से कितने लोगों का प्रश्न होगा, ज़रा आप बताएँ? बताएँ फटाफट से। तो आप कहेंगे बहुत लोगों का प्रश्न होगा। तो एक तो वो प्रश्न है। तो उस प्रश्न का जवाब क्या हो, तो वो प्रश्न एकदम से निराधार प्रश्न है कि गांधी जी ने भगत सिंह जी को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि इसके लिए जानना पड़ेगा आपको भगत सिंह क्या चाहते थे? व्हाट भगत सिंह वांट? उनकी क्या इच्छाएँ थी? जब उनके पिताजी ने एक ट्रिब्यून को पत्र लिख दिया, उसको हम पढ़ना चाहेंगे। इंडेक्स देख के एक बार बताएँगे कहाँ पर है? हाँ, तो उससे आपको ये मतलब महसूस होगा कि स्वयं भगत सिंह क्या चाहते थे। और ऐसा नहीं है भगत सिंह मिले थे उनसे और उस समय के जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सभी लोगों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने ये कह दिया था कि अभी पत्र हम आपको पढ़ के सुनाएँगे ना, अभी इंडेक्स हमको देखना पड़ेगा। तो उनके पिताजी ने उनके लिए माफ़ीनामा लिख दिया, है ना? और ऐसा नहीं था कि भई गांधी जी भी नहीं मिले, गांधी जी भी मिले थे। गांधी जी ने भी पत्र लिखा, तो उसमें ब्रिटिश अधिकारी जितने भी थे, उन सब ने अपने सस्पेंशन की बात कर दी थी कि हम सब रिज़ाइन कर देंगे, हम सब इस्तीफ़ा दे देंगे, हम स्वयं स्वयं सस्पेंड हो जाएँगे सारे लोग। तो ब्रिटिश सरकार पर भी एक दबाव था और साथ में गांधी जी के भी सिद्धांत थे हिंसा और अहिंसा के। अहिंसा का सिद्धांत था ना गांधी जी का तो। तो गांधी जी वैसे भी खुले तौर पर, लेकिन फिर भी उन्होंने विचार करने को इस बारे में ज़रूर बोला था, इरविन समझौते के दौरान। क्योंकि खुद इरविन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ, गांधी जी ने एक बार इसके बारे में बात की थी। और गांधी जी ने कहा था कि अभी तुरंत में आपका उस समय पर कराची अधिवेशन भी होना था कि कराची अधिवेशन भी होना है, तो देख लीजिए सारी चीज़ें कैसे होंगी। फिर 2 दिन बाद ही फिर कराची अधिवेशन की तैयारियाँ शुरू हो गई थी 23 मार्च के। तो अब ये बात क्लियर है, पहले यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब हम आपको आगे बताएँगे। तो यहाँ पर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी और गिरफ्तारी देने के बाद में क्या हुआ था यहाँ पर लिखें, 23 मार्च, पहले घटनाओं को लिख लेते हैं, फिर हम सारे पत्र आपको इकट्ठे समझा भी अपने बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही मैंने इस पर संजीदगी से कभी गौर किया है। एक बात और गौर देने की, भगत सिंह अपने मुकदमे स्वयं लड़े, अपने मुकदमों की पैरवी उन्होंने स्वयं की। जब उनको पहली बार गिरफ्तार करके भेजा गया, तो उन्होंने कोर्ट में बड़ी शानदार दलील दी थी खुद। उन्होंने कहा था कि उस समय पर मिलॉर्ड कहने की परंपराएँ थी, तो उन्होंने कहा था, मिलॉर्ड, किसी भी घटना के होने के पीछे उसके जो घटना की मंशा है, उस पर गौर दिया जाना अनिवार्य है। ऐसी ही एक घटना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला की हुई, लेकिन जनरल डायर को यह कहकर के पुरस्कृत किया गया कि उसने तो ब्रिटिश सरकार के लिए कार्य किया है और वहाँ होते विद्रोह को दबाने का प्रयास उसने किया है। उस विद्रोह को उसने दबाया क्योंकि उसकी उस घटना के पीछे मंशा कह कर के आपने डायर के पक्ष को या डायर का बचाव आपने कर लिया। तो हमारी मंशा भी केंद्रीय असेंबली में बम फेंके जाने के पीछे की देखी जानी चाहिए। हमने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए बम नहीं फेंके, बल्कि हमने वह बम फेंके ताकि सरकार हमारी माँगों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर पाए, सरकार हमारी माँगों को सुन पाए। तो इस तरह हमारी भी मंशा का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी कार्य या किसी कृत्य के पीछे हमारी क्या मंशा है। और जब उन्होंने ये बात कही, तो वो एकदम से जज ने इस बात को नकार दिया, कह दिया कि हाँ, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। आप समझ रहे हैं? ब्रिटिश सरकार मतलब अपने अधिकारियों के लिए तो भावनाओं की कदर करती थी। तो ये कहते हैं कि बहुत मतलब ज़बरदस्त पैरवी ये करते थे। और जब ये कोर्ट में जाते थे, तो युवा इकट्ठे होते थे, बहुत नारे लगते थे, ब्रिटिश सरकार कोर्ट में कई बार पिटवाया इन्होंने, कोर्ट में, चलती पैरवी में। शिवराम, आप जानते हैं, राजगुरु बेहोश हो गए थे कोर्ट प्रोसेस में, इतना उनको पीटा गया। लोगों के अंदर जब भगत सिंह अपना जेल ले जाते, इनको वापस ले जाते कार्रवाई के बाद में, तो कहते हैं कि भगत सिंह के शरीर को उनके साथी क्रांतिकारियों ने, उनके साथी बंदियों ने, किताब पढ़ना बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, उसमें उनके साथियों ने ज़िक्र किया है कि भगत सिंह को इतना मारा इन लोगों ने, इतना प्रताड़ित किया कि उनके शरीर पर जो जख्म थे, उस पर ब्रिटिश सरकार के अधिकारी जेलर नमक रगड़ता था और कभी भगत सिंह ने एक उफ़ की आवाज़ नहीं की, कभी। कहते हैं कि जब उनके शरीर पर, उनके घावों पर नमक रगड़ा जाता, तो उनकी प्रतिक्रियाएँ ऐसी होती जैसे कोई उनकी मालिश कर रहा हो। क्योंकि कहते हैं भगत सिंह 5 फुट 10 इंच के बहुत ताकतवर नौजवान थे, बहुत ताकतवर। इतने ताकतवर कि उस ग्रुप में जब सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक बार तो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को भी ऐसे मज़ाक-मज़ाक में कुश्ती में हरा दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने इतनी मतलब इतना प्रताड़ित उनको किया कि भगत सिंह एक बार तो अपनी सुनवाई में स्ट्रेचर पर आए, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन वो इस बात को तवज्जो देते थे कि मैं अपने मुकदमों की पैरवी स्वयं करूँ, ऐसी हालात में भी। तो ये उस बात को लिख रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने अपने बचाव पक्ष की कभी इरकट नहीं की। आगे क्या लिखते हैं पत्र में, आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियाँ इससे कुछ और अलग होती, तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वह यह है कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतः इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नज़रिया यह रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए हैं या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वायसराय ने लाहौर साजिश केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, उसमें ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो हालात पैदा हुए हैं, उसने हमें यह मौका दिया है कि हम जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिशें हम कर रहे हैं या ये सरकार कर रही है।
इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और भी साथी हैं जिनके मुकदमे इतने संगीन हैं कि जितना मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, मैं बहुत दुःख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है कि आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे अधिक बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त न हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं मानता। लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक कमजोरी है और निचले स्तर की कमजोरी। यह एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई है, यह बात मैं नहीं समझ सकता। अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमों में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस काम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत में अपने कोई बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था, उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में यह प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। बोस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं उनके विषय में जनता को असलियत पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यह जल्द से जल्द चिट्ठी प्रकाशित कर दें। और फिर यह अगले दिन अखबारों में छप गया। समझ गए? तो मुझे एक बात बताइए, इस पक्ष पर आप जान गए होंगे कि भगत सिंह के स्वयं के क्या विचार थे। वो स्वयं को बचाना चाहते थे। आप मुझे बताइए, यस और नो? क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो शहादत है ना, वही इन क्रांतिकारी युवाओं के दिल में एक चिंगारी पैदा करेगी। अगर वो बच गए, तो जो लोग, उनका मानना ये था कि हमारे समय पर जो लोग उस शहादत से बच जाएँगे, वो भविष्य में क्या प्राप्त कर लेंगे? या आप सोचिए, उस समय के उनके जो साथी थे, जो इस तरह की शहादत से बच भी गए होंगे, तो उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया होगा? आप शायद किसी का नाम तक नहीं जानते होंगे। उन्होंने अंतिम दिनों में अपना सारा जीवन पढ़ने के लिए लगा दिया। कहते हैं ना, जब लास्ट में चतर सिंह उनकी कोठरी नंबर 14 में उनको लेने आए, उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार ने जो फांसी थी वो 23 मार्च को दी, होनी फांसी थी 24 मार्च को। 24 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। उन्होंने 1 दिन पहले, 12 घंटे पहले फांसी दे दी, शाम 6 बजे। तो चतर सिंह जब पहुँचे कि भगत सिंह, बहुत दुःख होकर के उन्होंने कहा, बहुत दुखी होकर के, कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो भगत सिंह इस देश में एक समाज चाहते थे। ऐसा समाज जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए। ऐसा समाज जिसमें ऊँचे और नीचे जैसी भावनाएँ ना हो। ऐसा समाज जिसमें धर्म और जाति के नाम की संकीर्णता ना हो, जहाँ लोगों के बीच में अंतर ना हो। आपको पता है उन्होंने अंतिम इच्छा के रूप में क्या? वहाँ उन्होंने कहा कि एक दलित व्यक्ति थे जिनके हाथ में सब लोग उनसे दूर भागते थे। उन्होंने कहा, मैं इनके हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। बोगा, बोगा नाम था उनका। बेबेक बोलते थे जेल में उनको सब। बोगा के हाथ की रोटी उन्होंने खाई। और जब चतर सिंह ने उनसे बोला कि भगत सिंह, तुम्हारी फांसी पहले तय होनी है, तो उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दो। वो उस समय लेनिन को पढ़ रहे थे, लेनिन को, अंतिम दिनों में। लेनिन आप भी पढ़ना, रूसी क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसके नायक है लेनिन। और फिर चल दिए तीनों, कंधे एक दूसरे के कंधे में कंधा डाले। ब्रिटिश सरकार ने 1 घंटे तक उनको हैंग किया, लटकाए रखा। उसके बाद में उनके शरीर को काट करके छोटे-छोटे टुकड़े कर करके, केरोसिन लकड़ी लेकर के उधर पीछे फिरोजपुर के पास में उनके शवों को जला दिया। वो तो भीड़ वहाँ पहुँच गई, क्योंकि भीड़ इकट्ठे होने लगी थी। ब्रिटिश सरकार को ये मनसा थी कि भाई कल तक तो बहुत भीड़ आ जाएगी इस पर, लाहौर सेंट्रल जेल पर, तो उन्होंने इसलिए 12 घंटे पहले कर दिया। अंतिम संस्कार भी नहीं किया ठीक से। अपनी रिपोर्ट्स में लिखा हमने आपका रीति रिवाज से संस्कार किया है। वो तो भीड़ पहुँच गई और अर्ध जले शरीर को उन्होंने टेक ओवर किया और फिर विधि विधान से सारा काम किया। इसलिए समाधि भी पूछे आपसे कहाँ पर है भगत सिंह जी की, तो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में, ठीक है? तो पांधीरबिन समझौता, अब आप समझ गए हो कि गांधी जी खुद को बचाना चाहते थे या नहीं। क्या बोलेंगे यहाँ पर? एक तो ये बात हो गई, एक क्या है आपका, और मैं, हम बात कर रहे थे भगत सिंह जी की सोच क्या थी, सोच। तो आप समझ गए वो कैसा समाज चाहते थे। मतलब बहुत कुछ लिखा है, मैं, मेरे शब्द बहुत थोड़े हो जाएँगे। आप ये अध्ययन करोगे तो उस गहराई को समझ पाओगे। उनका मूल सिद्धांत ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देश से ये गोरे चले जाएँ और उनकी जगह काले शोषक आ जाएँ। काले शोषक मतलब भारतीय ही शोषक बन जाए कल को। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वहाँ आपका सोवियत संघ की तरह, जिस तरह से वहाँ समता, न्याय और श्रम के मूल्यों पर आधारित व्यवस्था सोवियत संघ में विकसित हुई है, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में भी विकसित होनी चाहिए, जहाँ पर श्रम की कीमत हो, श्रम का सही मूल्य हो, जहाँ पर सही न्याय हो और जहाँ पर सही तरीके की समानता हो। ये उनके मूल सिद्धांत थे। पूरे जीवन भर उन्होंने प्रयास किया। आप जानते हैं वो एकदम से नास्तिक थे। अंतिम समय, उसी बात के लिए मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर जो पिन है उसमें 11 पेज का उनका एक लेख दिया, जो उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हें घमंड आ चुका है इसलिए तुम नास्तिक हो। तो उन्होंने क्या विवरण दिया उसका, वो वहाँ पर प्रस्तुत है, ठीक है? यहाँ पर इनकी बुक्स लिख लेना। एक तो पहले तो मैंने बताई थी इनकी पसंदीदा बुक्स, इनकी जो बुक्स है, इनकी बुक्स है आपका आइडिया ऑफ सोशलिज्म,